हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका अध्याय तीसरा चैप्टर 3 है जो, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका आज पहला पार्ट है, ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है, आज पढ़ने आ रहे हैं हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें मैं सभी बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। और पहला जो थोड़ा आप लोगों ने क्लास 9 का भी पढ़ा है उसको मैं रिकैप करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से पहले आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए बहुपद क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा आज हम लोग बेसिक चीज भी पढ़ते चलेंगे, तब आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में बहुपद, ठीक है। इसे बोलते हैं पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या होता है? पॉलिनॉमियल होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर की घात होती है एक पूर्ण संख्या होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता है, एक मैं थोड़ा चार्ट बना दूंगा, उसको लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, बहुपद किसे कहते हैं? चर की घात, है ना। सबसे पहले चर और अचर की बात कर लेते हैं। शॉर्ट बता दूं पहले आपको, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अचर की मतलब होता है अचर, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड होती है। वो क्या होते हैं? अचर होते हैं, ठीक है। जैसे कि 3, 4, ये 5, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी ना, 3, 4, 5, पाई की वैल्यू मान ली पाई लिख दिया, पाई 3.14 या पाई 7 जो भी है, तो ठीक है। तो ये क्या? अचर है। चर क्या होता है? जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं, जैसे x मैंने लिख दिया, इक्वेशन पे लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है, जैसे x² लिख दिया। एक कोई इक्वेशन लिखी हुई है, समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो चर है x की हम मान कुछ भी ले सकते हैं, x, y, z, ठीक है, ठीक है। तो चर और अचर समझ में आ गया होगा। जिसका अचर ऐसा होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक। चर की बात, चर मतलब वेरिएबल्स, क्या बोलते हैं चर को? वेरिएबल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल जानते हैं, बस मैं आपका रिकैप करा रहा हूँ, ठीक है। इस चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा चेंज होती है, ठीक है। तो जो चर को हम जो जनरली दिखाते हैं उसको किस से लिखते हैं? अल्फाबेट से, x, y, z, m, n। जो इंग्लिश के जो आपके जो वर्ड्स हैं कुछ इस टाइप से, है ना। तो उसको अल्फाबेट्स को लेकर के जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, मैंने x, y, z, m, n इस टाइप से दिखाते हैं। और जो कांस्टेंट होता है, अचर होता है, जनरली मतलब जनरल है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लिखा रहेगा, ठीक है। और अचर जो कांस्टेंट होता है उसके अगर दिखाना है तो जनरली हम a, b, c इस टाइप से हम दिखाते हैं, ठीक है। a, b, c जनरली यही वर्ड यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए, और वेरिएबल्स के लिए x, y, z, m, n यूज करते हैं, ठीक। अब मैंने बात किया तो समझ में आ गया चर अचर क्या होता है, एक बेसिक चीजें थी। बहुपद की बात कर रहा था, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो मैंने बताया अभी चर और अचर बताया, तो चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर मैंने बताया ये चर है, ठीक, ये y है, ये भी एक चर है, यहाँ घात कितनी है? 2 है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए z लिखा है, मान लीजिए z के बाद 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो घात लिखी हुई है, ठीक है, ये क्या है? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या हो। तो हमें लिख दे रहा हूं थोड़ा समझने के लिए भी, चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? पूर्ण संख्या जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर के अनंत, 1, 2, 3, 4, और उसमें जीरो भी जोड़ दें तो पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या हो, इसका मतलब जो जीरो भी है उसका मतलब z, मान लीजिए मैं लिख दिया x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब क्या हो गया? किसी भी संख्या की घात 0 कर दिए तो कांस्टेंट हो गया, है ना, मतलब 1 आ जाएगी वैल्यू, x की घात 0 कर दिया वैल्यू 1 आ गई, ठीक है।
तो ये भी क्या है, मान लीजिए 1 आ गया, मैंने लिख दिया 1 लिख दिया 2 3 लिख दिया, ये सब जो है आपका एक पूर्ण संख्या है, क्या करते हैं आपको बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो बहुपद में जो चर होती है उसकी घात जो होती है, घात वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद में ऐसा बीजीय व्यंजक, ये तो मैंने एक बार बताया। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक की बात जब कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया x² + x। ठीक, एक एग्जांपल और लिख दिया, मान लीजिए 2x³ + x²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है वेरिएबल्स की। ठीक, यहाँ वेरिएबल क्या है, ये x³ है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल। ठीक है, ये x क्या वेरिएबल है, जिसकी घात कितनी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है तो क्या है, बहुपद है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक क्या होता है कि बहुपद किसे बोलते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक है ना, ये लिखते हैं x² + x इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने लिख दिया जैसे x की घात -2, ये क्या बहुपद है, जैसे ऐसा मैंने लिख दिया, चलिए ये लिख दिया, एक मैं ये लिख दे रहा हूं, ये लिख दिया, क्या ये बहुपद है, बताइए। यहाँ की घात कितनी है, x की पावर -2 है, नहीं है ना, क्यों नहीं है, पूर्ण संख्या में लिखा है, पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 है ना, तो ये नहीं है, इसे बहुपद नहीं है। यहाँ x है और ये x + 1/x, तो 1/x लिखा है, तो ये ऊपर जब जाएगा तो x की घात कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x + x की पावर -1 ऊपर। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है, नहीं है। ठीक है, तो बहुपद मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, जो बहुपद है तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुपद होगा या नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल समझाते चल रहा है, बहुपद होगा और नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपको बता रहे हैं कि बहुपद किसे बोलेंगे, किसे नहीं, एग्जांपल देना चाह रहे हैं। बहुपद है, एग्जांपल आप लिखते चलेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। बहुपद नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है बहुपद, चलिए एक तो मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ बहुपद का। ठीक है, जैसे मान लीजिए x, ठीक है, दूसरा लिख दिया एग्जांपल x² + 2 हो गया, ये बहुपद है। ठीक, अच्छा यहाँ वेरिएबल का नाम मैंने x लिया है, चलिए आप y ले लीजिए, y वेरिएबल ले लीजिए। ठीक है, y और y³, ये क्या बहुपद है, हाँ है, बिल्कुल है। ठीक है, आप देख लें, z में ले रहा है। ठीक है, 2z मान लीजिए और z² ले लिया, ये बहुपद है, जिससे बहुपद है। बहुपद कौन से नहीं होंगे, जिसे x की घात -3 लिख दिया, यह है बहुपद, नहीं है, इसे मैंने लिख दिया बहुपद नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा और मैं क्या लिख दूं, बहुपद, ये बहुपद के एग्जांपल है, x + मान लीजिए 1/x लिख दिया, ये बहुपद है, नहीं है। ठीक, इस तरीके से मान लीजिए z² -3 लिखा है प्लस 2z², ये बहुपद है, नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम बहुपद नहीं। अच्छा, अब एक चीज और, इसी बात समझ लीजिए तुरंत, बहुपद में ही, ये बहुपद आपको पहले मालूम होना चाहिए, तब इसको देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक सेकंड में एक चीज और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे चेक करना था। अच्छा, यहाँ पे कितने टर्म है, कितने पद हैं, देखिए यहाँ पे x² + x, 2 टर्म। चलिए मैं एक एग्जांपल लिख दिया, ये। ठीक है, 2x³ x² + x। ठीक, 2x³ x² + x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला दिन बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है, क्यों, x की घात 3 है, पूर्ण संख्या है। जितने वेरिएबल लिखा हुआ है, ये क्या है, वेरिएबल लिखा हुआ है, x वेरिएबल है ना, क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं ना, अभी पढ़ेंगे, मैंने बताया चर है, ये चर की घात कितनी है, 3 है, 2 है, 1 है, पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। ठीक है, अब इसमें कितने पद हैं, बात आ रही है पद, तो ये भी जान लीजिए पद किसे बोलते हैं, कितने पद इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स। टर्म्स कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं। इस वाले बहुपद में कितने हैं, 2 हैं।
ठीक, इस वाले में क्या देखिए कॉमा रख के मैंने लिखा ये एक पद है, ठीक है, एक पद है, ठीक है, समझ में आ गया। तो टर्म समझ में आ गया। अब घात की बात कर लेते हैं, पे डिग्री की बात भी कर लेते हैं। तो बता ही रहा हूँ तो ये सब बता दूँ आपको, ठीक है, बेसिक चीजें हैं, तो आनी चाहिए, ठीक है। डिग्री क्या होती है? जो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, जो सबसे बड़ी वाली घात होती है उस एक्सप्रेशन का, उस बीजीय व्यंजक का क्या कहते हैं? घात कहलाती है। जैसे x² + x लिखा हुआ है, इसका घात कितनी है? 2 है, ठीक है, घात या डिग्री, ठीक है। ये बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें? यहाँ 3 है, 2 है, सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, ठीक है। तो डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई, यानी घात कितनी हो गई? 3। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो बहुपद में आपको बताया, बहुपद किसे बोलते हैं? जो चर होती है, चर की घात, सॉरी चर में लिखा है, चर की घात ऐसे लिखिएगा। तो चर की घात मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, आपको पढ़ा हुआ है, चर की घात पूर्ण संख्या हो, ठीक है। ये बस रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो वापस समझ में आ गया आपको, चर की घात पूर्ण संख्या हो, ठीक है, बीजीय व्यंजक में, उसे हम बहुपद बोलते हैं। तो बहुपद का मैंने एग्जांपल लिख दिया आपको, बहुपद ये है, ये नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, अच्छा हम बहुपद को हम डिवीजन कर लें, अगर जो बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है, इसको तो एक चर वाले, अभी आपको 2 चर वाला पढ़ना है ना, तो मैं आपको बता दूं एक चर वाले बहुपद। तो इसी में हम लोग पढ़े हैं एक चर वाले बहुपद, ठीक, ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। एक चर वाले सभी कितने हैं? देखिए एक पे लिखा है यहाँ पे, इसमें कितने टर्म्स हैं? एक चर है, एक ही चर है ना, x एक चर है, ठीक, इसको तो मैं डाल ही दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। देखिए x² + x लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? एक चर में है। इसी तरह से मैंने मान लो लिख दिया z² + z³ लिख दिया, चलिए ये क्या है? एक चर में है, z में है, बस चर, एक चर वाले बहुपद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा एक चर वाले बहुपद को भी हम क्या कर सकते हैं? डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। एक चर वाले बहुपद ने बता दिया, एक ही चर होगा, ठीक। इसमें इसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक, ठीक है, एक चर वाले बहुपद पदों की संख्या के आधार पर अगर डिवाइड करें, पदों की संख्या के आधार पर तो पद कितने हैं? एक पदीय, 2 पदीय, त्रिपदीय, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाना चल रहा हूं कि इस चार्ट बना लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक पदीय, द्विपदीय हो सकता है, ठीक है, द्विपदीय और त्रिपदीय, ठीक है, त्रिपदीय, ठीक है, 4 पदीय, n पदीय, ठीक है। एक पदीय एक ही टर्म होगा, एक ही पद होगा, जैसे फॉर एग्जांपल x y, ठीक है, x y एक ही पद है, ठीक है, या x³ एक पद है, ठीक, ठीक है, इसे एक पदीय। द्विपदीय x² + x 2 पद हो गया, ठीक, और ये एक चर वाले हैं, ठीक, जैसे मैंने लिख दिया z² + z, ठीक है, इसमें मैं डाल दे रहा हूँ, तो आपको पद समझ में आ गया, घात समझ आ गई होगी, घात मैक्सिमम वाली घात होगी, ठीक, ठीक है। एक पदीय समझ में आ गया, 2 पदीय हो गया, ठीक है। और एग्जांपल लिखते हैं, और तो अपने आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। u में लिख दिया वेरिएबल्स का नाम u है, ठीक है। ये क्या हो गया? u³ + u², ठीक है, आगे को आने कांस्टेंट लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए, क्या दिक्कत? ये u है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया? द्विपदीय, अच्छा ये 3 पद हो गया ना, 2 ही पद को दिखाना है, ये 2 पदीय हो गए, ठीक है। अब 3 पदीय, तो 3 इसमें पद होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x³ + 2x² + x, कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं, ठीक है, त्रिपदीय हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4x5 लिख दिया + 5x² + 6, ये कितने हैं? 3 पदीय। तो ये समझ आ गया, पदों की संख्या के आधार पर जो है इसको हमने डिवाइड कर दिया
एकपदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। ठीक, अब इसी के बाद घात के आधार पर अगर हम डिवाइड कर दें, घात के आधार पर, ठीक, तो ये डिवीजन करना है। ठीक है, तो अगर हम घात के आधार पर करें तो क्या हो जाएगा, रैखिक, इसमें भी जो एक घात का होगा उसको बोलते हैं रैखिक, ठीक है, द्विघातीय, त्रिघातीय, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, तो इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और भी आप कर सकते हैं द्विघातीय, आप आगे बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं इंग्लिश में, बाई क्वाड्रेटिक, द्विघातीय, मतलब दो बार लिख दिया, द्विघातीय। ठीक है, तो मतलब अब, ठीक है, तो घात के आधार पे जो है आपको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जैसे रैखिक का मतलब होता है कि जैसे ax प्लस b के फॉर्म में, जैसे 2x प्लस 5, ये क्या है, रैखिक। ठीक, इसी तरीके से 3y प्लस z का कांस्टेंट लगाइए, चाहे 4 5 कुछ भी लगा दीजिए, तीन लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या, रैखिक में क्या होता है कि जो घात होती है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी सकता। चलिए मैंने ये भी लिख दिया, 3z, तो ये क्या है, रैखिक हो गया। रैखिक में क्या है, घात जो होती है, घात 1 होती है। ठीक, द्विघातीय, तो द्विघातीय आपको पता ही लग रहा है, द्विघातीय तो दो घात होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2x² लिख दिया, आपने कुछ भी लिख सकते हैं, पर घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट भी लगा दिया, 3x लिख दिया। ठीक है, प्लस कांस्टेंट लगा दिया। चलिए ये क्या हो गया, द्विघातीय हो गया। ठीक है, चलिए मैं एक लिख दिया y की पावर 3, y की पावर 2, घात 2 होनी चाहिए ना, 2 हो गया, प्लस चलिए 2 लिख दिया, तो ये भी द्विघातीय है। ठीक है, अब ये इसमें x जो y वाला टर्म्स होता है वो 0 है मान लीजिए, है ना, एक लिख दिया मान लीजिए, z में लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, चलिए कुछ कांस्टेंट लगा दीजिए अपने मन से। ठीक है, देखो 3 घातीय में क्या होगा, घात कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, चलिए कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, 3 4 5 भी लगा सकते हैं, 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 1, तो ये क्या, 3 घातीय का हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिख दे रहे हैं, 2x पावर 3 प्लस x²। ठीक, ये भी हो गया, तो मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है, द्विघातीय हो गया। ठीक है, द्विघातीय 4 घातीय हो गया, है ना, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक, इसको क्यूबिक बोलते हैं, इसको लीनियर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। इसी घात कितनी होगी, 4 होगी। चलिए एक तो मैं दिखा दे रहा हूं लिख करके, 5x और 4 3x³। चलिए यही लिख दिया, बस क्या दिक्कत है, आगे आप बढ़ा सकते हैं, घात 4 3 2 1, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लिख दे रहा है, चलिए 5x² प्लस 6, मैक्सिमम घात 4 होनी चाहिए, 4 लिख दिया, प्लस 3x³ हो गया, प्लस x लिख दीजिए, चलिए 6x प्लस 7, ये क्या हो गया, इस तरीके से ये द्विघातीय हो गया। अब घात के आधार पे, है ना, रैखिक, द्विघातीय, ये सब एक चर वाले थे। अब कौन सा हम लोगों को पढ़ना है, द्विचर वाले। आपको समझ में आ रहा है एक चर, तो अभी 2 चर वाले आ रहा है। ठीक है, 2, अब इसी पे एक चर वाले में मैंने बताया, अब मैं बताने जा रहा हूं 2 चरों वाले बहुपद। समझ में आ गया, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2 क्या पढ़ा रहे थे, तो आप इस सब पढ़ रहे हैं आप क्या, बहुपद। ठीक है, उसमें एक चर वाले आपने पढ़ चुके हैं 9th में, 2 चर वाले बहुपद। ठीक, अब 2 चर वाले 2 वेरिएबल्स होंगे, x, जैसे देखिए एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें सब x है, z में लिखा तो z ही है। ठीक है, u में लिखा तो u ही है। ठीक है, अगर 2 चर वाले का एग्जांपल आपको दिखा दें, ठीक है, जैसे 2 चर वाले होंगे x प्लस y बराबर 7 मान लिखा है। ठीक है, ठीक है, 2 चर वाले बहुपद। ठीक, बहुपद। ठीक है, इसमें मैंने ये लिख दिया। चलिए अभी बताएंगे समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, जब बराबर 0 लगाते हैं, इसी के बराबर 0 करते हैं तो समीकरण कहलाएगा कोई भी। ठीक है, ठीक है, तो बहुपद समझ आ रहा होगा।
तो यहाँ पे देखिए लिखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण और युग्म। युग्म की बात कर रहे हैं, दो समीकरण होंगे, ठीक। अभी आपको बता रहे हैं इसमें x प्लस वाई, ठीक है। तो ये क्या है, दो चरों वाले बहुपद, ठीक है। तो x प्लस वाई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस, चूंकि हम आप लोगों के सिलेबस में आपको पढ़ना सिर्फ लीनियर वाला, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक घात वाला बताऊंगा, ठीक है। एक जो घात होनी चाहिए मैक्सिमम एक होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस में यही पढ़ना है। तो x, ठीक है, चलिए 3x प्लस 4y लिख दिया, ठीक है। ये सब क्या है, ठीक है, ये बहुपद है। अगर हम बराबर 0 कर दें तो समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक समझ में आ रहा है। तो आपको जो पढ़ना है, ये जो चैप्टर है, क्या नाम है इसका, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक। समीकरण समझ में आ रहा है। तो दो चर वाले होने चाहिए, इसका मतलब दो चर वाले कैसे होंगे, x, ये बहुपद समझ में आ गया होगा। बहुपद में क्या होगा, बहुपद में x प्लस वाई, 3x प्लस 4y। तो यहाँ दो वेरिएबल, देखिए x और y दो एक साथ हैं। यहाँ पे x y, ठीक है, y z में कर सकते हैं, u w में कर सकते हैं। तो मतलब दो वेरिएबल्स हमको लेंगे, मतलब दो क्या लेंगे, चर लेंगे, ठीक है। तो रैखिक समीकरण की अगर बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, 3x, समीकरण में क्या होता है कि बराबर 0 लग जाता है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो एक समीकरण ये बन गया, ठीक। दूसरा समीकरण एग्जांपल लिख दें, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो गया, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 4x प्लस 6y इक्वल टू 3, ठीक है। तो मतलब इक्वल टू 0 में मैंने क्या 0 बोल दिया था क्या, 0, देखिए सॉरी 0 अगर बोल दिया तो गलती से बोल दिया होगा। 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। एक एग्जांपल ये हो गया। इस तरीके से क्या लिख दिया, 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे, जो एक्सप्रेशन लिखा होगा इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो देखिए इसको, जिससे यहाँ लिखा है 4x प्लस 6y बराबर 3 लिखा है, तो इसको पक्षांतर कर देंगे कि इधर क्या आएगा, 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये सब क्या करेंगे, समीकरण कराएगा। अब बात आ रहा है युग्म की बात कर रहा है, मतलब कि दो समीकरण होगा, एक ये, इसके नीचे एक दूसरा और होगा। तो दो समीकरण को हल करने की विधि हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसका हल करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू निकलती है, यही पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपका टॉपिक शुरू होने जा रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। समझ में आ गया होगा बहुपद किसे कहते हैं, मैंने बताया बहुपद क्या होता है कि जो आपका बीजीय व्यंजक होता है, एक बार रिकैप करा दूं जल्दी जल्दी। जो बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक मतलब ये जो एक्सप्रेशन, ठीक। तो बीजीय व्यंजक होता है, उसकी घात पूर्ण संख्या हो तो वो कहलाता है बहुपद, ठीक। समझ में आ गया, मैंने एग्जांपल भी लिख दिया कि बहुपद सभी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, मतलब निगेटिव में नहीं होगी बस, ठीक। तो वो बहुपद कहलाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया बहुपद नहीं है ये सब, ठीक है, क्यों नहीं है, तो ये इसके घात -1 है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है, इसका भी एग्जांपल लिख दिया। फिर मैंने बताया बहुपद के अंदर एक चर वाले बहुपद, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक चर वाले इसमें एक ही चर होगा, ठीक है। तो इसमें भी हमने पदों की संख्या के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया, एक पद ये, द्विपद ये, त्रिपद ये, ठीक है। एक ही पद है, दो पद है, तीन पद है, n पद ये भी कर सकते हैं, ठीक। फिर मैंने बताया घात के आधार पर, अगर घात के आधार पर करेंगे तो क्या बोलते हैं, इसको रैखिक बोलते हैं, रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय, ठीक है, त्रिघातीय, चतुर्घातीय, ठीक है। तो चतुर्घातीय द्विघातीय बोल देते हैं या चतुर्घातीय बोल देते हैं, तो ये डिवीजन कर दिया, ठीक। फिर मैंने बताया आपको ये सब एक चर वाले थे, अब दो चर वाले बहुपद। तो दो चर वाले बहुपद में क्या होगा, दो चर होंगे, ठीक है। देखिए x और y यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x y लिखा है, ठीक है, देखिए x y लिखा है, ठीक है, ठीक है। अब जो आपको पढ़ना है आगे, दो चरों वाले रैखिक युग्म। युग्म का मतलब होता है कि दो चर वाले हों रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में बताया कि समीकरण क्या होता है कि 3x प्लस 4y या कुछ भी, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया भाई, ये सब क्या है, ये सब क्या है आपके दो चर वाले बहुपद है। तो बराबर 0 कर दिया तो क्या हो गया, समीकरण कहलाएगा, ठीक है। जैसे 4x प्लस 6y इक्वल टू 3 था, तो इसको इधर ले आएंगे तो 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, समीकरण, ये भी क्या है, समीकरण, ठीक है। अब बात आ रहा है यहाँ युग्म की। तो युग्म है मतलब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, ठीक है। युग्म मतलब दो लिखा होगा, उन दोनों को हल करने पे क्या होगा, इसकी जो वैल्यू निकले, कैसे कैसे हल करते हैं ये हमको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। और ऐसे भी आप जानिए कि जब कोई समीकरण लिखा होता है, यहाँ दो वेरिएबल है ना, देखिए दो चर है ना,
तो दो चरों वाले कोई समीकरण है तो आपको हल करने के लिए कम से कम दो समीकरण चाहिए। एक्स वाई है, यहाँ एक्स है, तो मैंने दो समीकरण चाहिए, ठीक है। जिसे यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है, तो आपको सॉल्व करने के लिए एक तो इक्वेशन ये दिया रहेगा, एक कोई इक्वेशन और दी रहेगी, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अब पढ़ने आ रहा है, ठीक है। आपका टॉपिक यहाँ शुरू हो रहा है, ये सब बेसिक चीजें थी, ठीक है। तो थोड़ा बता दो, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक शुरू हो रहा है अब, ठीक है। जो आपका टॉपिक है पढ़ना है आपको रैखिक युग्म का। इसमें भी एक चीज और बता दूं कि मैं कैसे क्या पढ़ने वाला हूं आप लोगों को, जो इसमें क्या क्या पढ़ूंगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे एक चीज, जो एक रैखिक समीकरण युग्म, ठीक। युग्म का मतलब दो समीकरण लिखा होगा, ठीक है। युग्म का मतलब दो समीकरण, तो दो समीकरण लिखा होगा तो उसको हल करने की क्या क्या विधियां हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, एक तो इसका दो तरीका होता है इसको हल करने का, ठीक है। तो एक होता है अगर हम चार्ट से दिखाएं तो सबसे पहले एक तो हम पढ़ेंगे एक ग्राफीय विधि, जो मैं ग्राफ बताऊंगा, ग्राफीय विधि मतलब उसको ग्राफ खींचूंगा, ठीक है। आलेख जिसे ग्राफ बोलते हैं, हिंदी में आलेख बोलते हैं, इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं, और जनरली इसको हम लोग ग्राफ ही बोलते हैं क्योंकि वो वर्ड इंग्लिश का ही है, क्योंकि उसको हिंदी में भी ग्राफ ही बोला जाता है, ठीक है। तो ग्राफीय विधि, और दूसरा हम बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे, बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूं आपको कि जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, एक रैखिक समीकरण युग्म को जो हल करते हैं उसको दो विधियां हैं, मतलब हम लोग पढ़ेंगे एक ग्राफीय विधि, एक बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि में क्या करेंगे हम, जो दो समीकरण दिया होगा उससे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। किस मैंने क्या लिखा, एक रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। रैखिक समीकरण मैंने आपको बताया है, ये अभी फिर से बता दे रहा हूं। रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस एक कांस्टेंट इक्वल टू 0, है ना, यही मैंने बताया था अभी जस्ट। दो वेरिएबल समझिए, ठीक है, जहां पे a और b कांस्टेंट है। चलिए एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, दो चर है x y, ठीक है, और 3 4 कांस्टेंट है, तो ये जहां a b c जो लिखा है कांस्टेंट है, और x और y जो है, ठीक है। तो मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, जहां पे ये समझा रहा हूं आपको, a b c कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर है, और जो x और y जो है, x y है, क्या है, ये चर है, ठीक है, समझा रहा होगा, चर अचर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि रैखिक समीकरण युग्म, तो दो समीकरण लिखा होगा, एक मान लीजिए कोई समीकरण और लिखा हुआ है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 7 लिखा है, तो दो समीकरण ये है। तो इन दो समीकरण को हल करने का क्या है, ग्राफीय विधि है और बीजगणितीय विधि है। तो ग्राफीय विधि में क्या होगा, आगे पढ़ाएंगे आपको ग्राफीय विधि। तो एक छोटा सा बता दूं कि एक पहले ग्राफ खींचा जाएगा, एक तो ग्राफ खींचना जानते ही हैं आपको, ऐसे ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले x डैश करते हैं, और ये y डैश कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 बराबर डिस्टेंस पे, से 1 2 3 4 5, ठीक, ये मान लीजिए, ठीक है। इधर आप इधर आएंगे तो -1 होता है, आपको मालूम है, बराबर दूरी पे चले जाते हैं, ठीक। ऊपर जाते हैं तो +2 हो जाता है, 1, ठीक है, बराबर दूरी पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नीचे आता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ग्राफ बना भी दूंगा, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा ही।
तो बताइए ये जो रैखिक मैंने लिखा है एक रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से एक लाइन बनती है। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा कोई लाइन बनेगी। अब लाइन सीधी हो सकती है, तिरछी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे किसी तरह का हो सकती है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम जो ग्राफीय विधि पढ़ेंगे अभी डिटेल में, तो इसको मैं शॉर्ट से भी बता रहा हूँ कि इसको हल करने की ग्राफीय विधि है। तो ग्राफीय विधि में ग्राफ खींचा जाएगा। चूंकि यहाँ लिखा है एक रैखिक समीकरण युग्म, तो रैखिक ये जो घात एक होती है, तो x की घात 1 है, y की घात 1 है ना, तो रैखिक समीकरण युग्म है। तो रैखिक समीकरण युग्म है मतलब इससे अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। जैसे इसका खींचेंगे, जैसे मान लीजिए आपने x की वैल्यू 0 रखी है, तो 0 रख देंगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4y = 5, यानी y मिल जाएगा 4y = -5, यानी y = -5/4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, y = -5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू -5/4 मतलब 5 से -5 नीचे साइड में उसका ग्राफ आएगा, तो एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब लाइन खींचेंगे, मान लीजिए कोई भी खींचेंगे तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो आप देखिए जो ग्राफीय विधि में पढ़ेंगे, अगर दो लाइनें क्या हो रही है एक दूसरे कट कर रहे हैं, तो जहाँ कट करेंगी वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, उसके क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। हल का मतलब ही होता है कि जब हल करेंगे तो x और y की दो वैल्यू आएगी, मतलब x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। जैसे मान लीजिए 2 3 पे कट कर रहा है, तो यहाँ x वाली वैल्यू और ये y वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जब दो लाइनें कट करेंगी तो जब कट करेंगी तो जहाँ पे कट करेंगी तो उसका कोई ना कोई उसका निर्देशांक होगा, वो निर्देशांक जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मतलब वैल्यू रखने पे 0 आ जाएगी। x = 2, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको, x बराबर जहां पे मान लीजिए 2 और 3 पे कट किए हैं, तो x बराबर यहां 2 रखेंगे और y बराबर 3 रखेंगे, तो ये समीकरण की जो वैल्यू आएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन ये लिखा होगा तो दो समीकरण दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों को रखने पे ये जितना लिखा है 4x + 5y = 7 लिखा है, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखेंगे और y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो मैं ये बता रहा हूँ कि दो रेखाएं या तो कट करेंगी या तो क्या होगी, रेखाएं कट ही ना करें, समांतर हो जाए, या हो सकता है संपाती हो जाए, मतलब वही रेखा पे उसको दूसरी रेखा भी इसी पे संपाती हो जाए। 3 कंडीशन बनती है, तो अब बताएंगे आपको ग्राफीय विधि, ठीक है। तो ग्राफीय विधि में क्या होता है कि हम ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने पे या तो रेखाएं कट करेंगे तो वो समीकरण जो कट करेंगी वो वहां सेटिस्फैक्शन जो हो जाएगा, यहाँ कट करती हैं वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, उसका हल हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है कि दो जो आपकी रेखाएं खींचे हैं वो समांतर हो, समांतर होने पे कट ही नहीं करेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, उसका हल ही नहीं होगा। तीसरी कंडीशन ऐसी कंडीशन बनेगी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं, मतलब एक ही रेखा पे एक छोटी इतनी रेखा है, दूसरी रेखा भी इसी पे ओवरलैप कर जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में अनेकों हल होते हैं, तो ये मैं बताऊंगा। अच्छा, बीजगणितीय विधि में क्या बताऊंगा, क्या इसमें है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, बताएंगे, ठीक। इसमें फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसके बाद जो पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। ये 3 तरीके से हम इसको सॉल्व करना आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ठीक है। तो इसमें हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बता दें, तो जो रैखिक समीकरण है युग्म है, तो ये 2 समीकरण दिया होगा, तो 2 समीकरण को जो हल करने के लिए ग्राफीय विधि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें तो एक चीज ये हो सकती है कि या तो हल होगा या नहीं होगा, या बहुत सारे हल होंगे, ठीक है। तो रैखिक समीकरण युग्म जो है, ठीक है, तो उसका हल अगर है तो क्या होगा, हल या तो होगा या होगा, ठीक है। तो हल होगा, दूसरी कंडीशन बन सकती है हल नहीं होगा, और तीसरी कंडीशन बनती है हल क्या होगा, अनेकों हल होंगे, ठीक है। अब बताएंगे तीनों का क्या मतलब है, अभी आपको बताएंगे जब ग्राफ
हल होगा तो मैंने बताया आपको जो ग्राफ प्रोडक्ट बताया था कि दो ग्राफ कट करेंगे, ठीक है, कट करेंगे तो उसका हल हो जाएगा। हल नहीं होगा तो दोनों ग्राफ क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब समांतर हो जाएगा, कट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा मैं बताऊंगा अनेकों हल। अनेकों हल का मतलब ये होता है कि दोनों रेखाएं एक ही पे ओवरलैप कर जाए, मतलब एक रेखा खींचा दूसरी रेखा भी उसी पे क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, मतलब उससे संपाती हो जाए। हिंदी में बोलते हैं संपाती। ओवरलैप का मतलब ये रेखा खींचे तो उसी पे दूसरी रेखा भी खींचे, ओवरलैप बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, यह संपाती बोलते हैं, ठीक है। तो हल होगा तो इसके लिए एक वर्ड यूज हम करते हैं, अगर उस जो समीकरण युग्म है, ठीक है, जिसको बोलते हैं संगत, एक वर्ड बोलेंगे संगत। संगत का मतलब है इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्ट करना, रखना, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हल होगा मतलब जो दो रेखीय युग्म है, ठीक है, जो दो रेखीय युग्म है, तो अगर उसका हल है, समीकरण का हल निकल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे जो युग्म है वो जो तो क्या बोलेंगे, संगत युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत युग्म, ठीक है। दो समीकरण है तो दो समीकरण का युग्म जो है उसे हम बोलेंगे संगत युग्म, मतलब उसका सॉल्यूशन, उसका हल निकल रहा है। अगर समीकरण का हल निकल रहा है उसको हम बोलेंगे संगत। हल नहीं होगा असंगत। हल अगर नहीं है क्या बोलेंगे, असंगत, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक, युग्म। अगर हल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट युग्म कहलाएगा, ठीक है। जो दो समीकरण बनेंगे उस समीकरण का युग्म होगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, असंगत युग्म। अगर हल नहीं है तो हम बोलेंगे असंगत, ठीक। अनेकों हल का मतलब क्या होगा, जो दोनों रेखाएं जब एक ही है तो उसको बोलेंगे आश्रित युग्म बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आश्रित, आश्रित युग्म, ठीक है। हम बोलेंगे इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिपेंडेंट, ठीक है, पेयर्स, डिपेंडेंट युग्म कहानी, ठीक है, ठीक है, समझा रहा है। हल जो रैखिक समीकरण होगी, हल करेंगे, अगर ग्राफ बनाएंगे आपको बाद में एक एग्जांपल पे क्वेश्चन भी करवाएंगे हम आपको, तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बस ये आप समझते चलिए कि जो दो रेखाएं बनी मैंने दो जो समीकरण है उसका या तो हल होगा, तो हल है तो उसका मतलब है, उसको बोलेंगे हिंदी में जो दोनों पेयर हैं, ठीक है, तो उस पेयर को बोलेंगे संगत युग्म पेयर, ठीक है, या संगत युग्म पेयर, पेयर को ही हिंदी में बोलते हैं युग्म, ठीक है, पेयर, हाँ, संगत युग्म, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर या संगत युग्म। हल नहीं होगा क्या बोलेंगे, असंगत युग्म, ठीक। अनेकों हल तो क्या होगा, आश्रित युग्म। क्वेश्चन बताएंगे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जो दो रेखाएं हैं, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि दो रेखाएं कट कर सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं, तो हल होगा, ठीक है। अब वही चिपकाया जा रहा है आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो है क्या होता है, तो ये समझ में क्या होगा, इसमें एक चीज लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, तो रेखाएं जो होंगी, जो दो रेखाएं खींची या तो कट करेंगी, काटेंगी, नहीं काटेंगी या संपाती होंगी, ठीक है। तो जो रेखाएं हैं या समीकरण युग्म है, ठीक है, रेखाएं इसमें काटती हैं, अगर काटती हैं, जो दो रेखाएं खींचेंगे कट करेंगे, काटती हैं, ठीक है। काटती का उसको हिंदी एक वर्ड बोलते हैं प्रतिच्छेदित करते हैं, इसके लिए अच्छा वर्ड है प्रतिच्छेदित, या प्रतिच्छेद करना, प्रतिच्छेद बोलते हैं, प्रतिच्छेदित करना, ठीक है, प्रतिच्छेद लिख रहा है जरा सही रहेगा, छेद, ठीक, करती हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो प्रतिच्छेद कर सकते हैं। प्रतिच्छेद जब रेखाएं खींचेंगे और एक बिंदु पे कट करेंगे, दो रेखाएं कट कर रहे हैं, ये जो कट करती हैं वही क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर रेखाएं में लिखा, रेखाएं का प्रतिच्छेद कर रही हैं, दो रेखाएं जो हैं दूसरे कट कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय, अद्वितीय यूनिक
अद्वितीय हल यानी यूनिक, एक ही हल होगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए दो रेखाएं जो कट करेंगी तो एक ही बिंदु कट करेंगी ना, ठीक है, ऐसे कट कर सकते हैं, या दो रेखा समांतर हो सकती हैं, दो रेखा समांतर हो सकती हैं। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जो रेखा ये छोटी सी रेखा थी इसी पे दूसरी वाली रेखा ओवरलैप कर गई है, ओवरलैप, ठीक है। तो जब कट करेंगे तो एक ही बिंदु कट करेंगी, वही मैंने दिया। तो जब रेखाएं हैं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं हैं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसको बोलते हैं क्या है, अद्वितीय हल, यूनिक। मतलब एक ही इसमें क्या होगा, एक ही वैल्यू जब कट करेंगे तो एक ही बिंदु कट करेंगे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो यूनिक वैल्यू होगा, मतलब एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसे बोलते हैं अद्वितीय, जो यूनिक मतलब एक ही वैल्यू मिलती है उसे बोलते हैं हिंदी में अद्वितीय हल, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, समांतर रेखाएं। क्या हो, रेखाएं, इसे मैंने लिखा रेखाएं, ठीक है, क्योंकि हम रैखिक समीकरण युग्म की बात कर रहे हैं तो दो समीकरण दिया हुआ है, तो दो जो समीकरण बन रहा है वो रेखा ही बन रही है, दो समीकरण से क्या हो रहा है, रेखा बन रही है। तो दोनों रेखाएं तो प्रतिच्छेद करेंगी, तो प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, हिंदी में इसको प्रतिच्छेद करने को बोलते हैं काटती हैं, ठीक है, काटती हैं। तो उसका जो हल होगा वो अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है, यूनिक। दूसरा समांतर रेखा, क्या हो, समांतर रेखाएं क्या है, समांतर। तो समांतर है तो इसका मतलब कोई हल होगा ही नहीं, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत से बोलते हैं, इसी बोलते हैं हल। तो समांतर रेखाएं समांतर हो तो क्या हो जाएगा, हल इसका नहीं होगा, हल नहीं होगा। समझ आ गया आपको, ठीक। तीसरा चीज संपाती, संपाती समांतर समझ आ गया, ये इस रेखा के ये रेखा समांतर है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया L1 रेखा मान लो, L2 रेखा, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये क्या समांतर है। अब एक रेखा यही L1 भी है, यही L2 भी है, इसी दूसरी रेखा ओवरलैप कर गई, ठीक है, तो उसे बोलते हैं संपाती, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं, अनेकों हल होते हैं। कितने होते हैं, अनेकों हल होते हैं, ठीक है। तो आपको अब तो जो दो रेखा युग्म दिया होगा, ठीक है, अब समझ लीजिए फिर से एक बार, जो दो रेखा युग्म दिया होगा, ठीक है, या तो प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करती है यानी काटती हैं, इसका मतलब हल होगा। तो हल होगा तो उसे क्या बोलते हैं, संगत। देखिए मैंने बोला हल होगा संगत, और क्या हल कब होता है, जब काटती हैं प्रतिच्छेद करती हैं, अद्वितीय यूनिक, ठीक। दूसरा हल नहीं होगा, हल नहीं होने का मतलब क्या होगा, इसको बोलते हैं असंगत युग्म बोलते हैं, असंगत युग्म क्या बोलते हैं, असंगत युग्म, ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, असंगत युग्म। तो ये कब होता है, जब रेखाएं समांतर, कठिन ना करें, इसको बोलते हैं समांतर, ठीक। हल नहीं होगा, ठीक। तीसरा क्या होता है, अनेकों हल। तो अनेकों हल जो दो समीकरण है, दो समीकरणों के युग्म को क्या बोलेंगे, आश्रित युग्म बोलेंगे, ठीक। दो अनेकों हल, ठीक है, तो उसको जो अनेकों हल होता है वो क्या होती है, रेखाएं संपाती हो जाती है, मतलब एक रेखा ये उसी दूसरी रेखा भी उसी ओवरलैप कर गई, ठीक है, ये संपाती हो जाती है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल से बहुत अच्छे से सवाल लगाने जा रहा हूं, ठीक है जी। आपको बस ये जानना है कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब उसका हल होगा, समीकरण का हल होगा। असंगत का मतलब हल नहीं होगा, ठीक है। असंगत में दोनों हो सकती हैं, ठीक है, देखिए संगत है तो इसी में आश्रित युग्म ही बोलेंगे। जब हल है, देखिए यहाँ हल है, यहाँ अनेकों हल है, तो इसी को हम संगत भी बोल सकते हैं, कई बार इसी को हम क्या बोलते हैं, संगत युग्म भी बोल सकते हैं। हल है तो संगत, नहीं है असंगत, बस ये ध्यान रखिए, ठीक। दूसरा तो हल है तो काटेंगे, सीधी सीधी बात, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक। हल नहीं होगा तो क्या होगा, हल नहीं है तो समांतर हो जाएंगे, सीधी सी बात, ठीक है, मतलब असंगत युग्म क्या कहलाएगा, असंगत युग्म कहलाएगा। तीसरा मैंने क्या बताया आपको कि अनेकों हल मतलब संपाती हो जाएंगे, अनेकों हल मतलब क्या हो जाएगी, दूसरी रेखा पहली रेखा पे ओवरलैप कर जाएगी, हिंदी में इसको वर्ड बोलते हैं ओवरलैप, वर्ड बोलते हैं संपाती, ठीक है। तो इसका भी जो सॉल्यूशन होता है, इसको हम बोलते क्या है, संगति बोलते हैं, लेकिन ये युग्म को अगर बोलेंगे तो आश्रित युग्म बोलेंगे, ठीक। अब एग्जांपल से आपको समझाएंगे और क्वेश्चन लगाएंगे, नोट करते चलिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ नोट करते चलेंगे। अभी ग्राफ भी बनाऊंगा इसी पे, इसी में चल रहा है टॉपिक ये आपका, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ठीक है। चलिए अब
जैसे मैं कहूँ आपसे, मैंने बताया कि दो समीकरण दिया होगा, तो मैंने लिख दिया जैसे दो समीकरण है ax1 प्लस by1 प्लस एक कांस्टेंट c1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण मान लीजिए ax2 प्लस c3 इक्वल टू 0। ये क्या है? दो रैखिक युग्म मतलब दो हो गई, ठीक है। और घात, सबकी घात कितनी है? 1 है। देखिए x और y दो क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। x मैं लिख दे रहा हूँ, आगे है क्या मैं लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। a1 b1, अच्छा a b c है, ठीक है, a b लिख दी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। a b और a1 लिख देना, थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, ऐसे लिख देता हूँ। a1 b1 c1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है? एक रैखिक युग्म है, एक रैखिक समीकरण, ठीक है। दूसरा लिख दिया मैंने रैखिक, कांस्टेंट दूसरा होगा उसका, ठीक है। x प्लस b2 y प्लस कांस्टेंट 2 है, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो आपका a1 b1 है, मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, तो पहले लिख दे रहा हूँ ये क्या है? ये एक रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। तो जिसमें क्या है? जो a है, a1 है, b1 है और a1 b1 c1 कॉमा a2 b2 c2, ये सब क्या है? कांस्टेंट है, नहीं अचर है। क्या है? अचर है, ठीक, ये समझा रहा होगा, ठीक है। और x और y क्या है? ठीक है, चर, क्या है? चर, ठीक है, ये समझा है। जैसे एग्जांपल समझाता हूं आपको, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, और एक दूसरा समीकरण है, मान लीजिए 7x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इस टाइप से है ना। तो मैंने लिख दिया ax प्लस by प्लस c, 3 4 7 कांस्टेंट हो गया और x और y वेरिएबल हो गया, ठीक है। समझना? तो समझाने के मैंने लिख दिया। तो मैंने कहा कि दो समीकरण युग्म, दो समीकरण लिखा हुआ है, तो जब इन दोनों को बात करेंगे तो एक बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म, ठीक, दो है इसलिए युग्म बोलेंगे, और रैखिक समीकरण, तो दो रैखिक समीकरण युग्म ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें तीन कंडीशन बनती है। क्या हो सकता है? पहले देखते हैं। अगर पहला तीन कंडीशन बनती है, अगर a1 बटे a2, ठीक है, a1 बटे a2, ठीक है, क्या होना चाहिए? बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, ठीक। दूसरी कंडीशन बनती है, मैं तीनों को बताऊंगा अभी क्या मतलब है इसका। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ठीक है, बराबर हो, लेकिन ये सिर्फ c1 अपॉन c2, ठीक। तीसरी कंडीशन बनती है, तीनों बराबर हो जाए, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक है। देखिए अगर यहाँ जो a1 है बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो इसका जो हल होगा यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? तो अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है, समझ में आया? क्या करना है? जैसे 3/7 4/5 बराबर अगर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा, ठीक, अद्वितीय हल। इसको हम और क्या बोलेंगे? हल है तो संगत है, इसका मतलब जो पेयर है उसे हम बोलेंगे संगत, ठीक है, ठीक है। तो जो रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म को क्या बोलेंगे? क्या देगा? रैखिक युग्म संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा, ठीक। मैंने होता है संगत का मतलब है समीकरण का हल है, संगत है मतलब अद्वितीय है, ठीक। दूसरा क्या होगा? हल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन आ जा रही है a1 अपॉन a2
बराबर हो b1/b2 को, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है तो हल नहीं होता है। तो इसका हल नहीं होता है। ठीक है, समझा गया होगा? नहीं होता है। आप चाहें तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, जब अद्वितीय हल है इसका मतलब क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो लिख सकते हैं रेखा प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, हल नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जो रैखिक युग्म होगा, रैखिक युग्म क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत होगा। ठीक है, समझा गया आपको? हल नहीं तो मैंने बताया हल नहीं तो असंगत बोलते हैं। ठीक, तो ये इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो, लेकिन जो ये है a1 बराबर a2 does not equal to c1/c2 या b1/b2 not equal to c1/c2, तो हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, अगर तीनों बराबर हो जाती हैं तो अनेकों हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेकों हल होते हैं, अनेकों हल होते हैं। ठीक है, और इन जो युग को क्या बोलते हैं, रैखिक युग को आश्रित बोलते हैं। आश्रित रैखिक युग। ठीक, आश्रित रैखिक युग कहते हैं या होता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, बुक कर रहा हूँ। ठीक है, असंगत। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके बुक का, ये समझा गया? हमको मतलब किससे है, a1/a2 बराबर b1/b2 के नहीं है तो अद्वितीय होगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है, दूसरा ने बताया। दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो क्या होगा, हल नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो अनेकों हल होते हैं, जिसे रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, अब आपका मैं बुक का एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहा हूँ, सॉल्व मैं इधर करूँगा। क्या एक्सप्रेशन है उसका? क्वेश्चन है x - 2y = 0, x - 2y = 0, और एक लिखा है दूसरा 3x + 4y - 20, 3x - 4y = 20, ये दो लिखा हुआ है। दूसरा एग्जांपल मैं तीनों करा के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, -20 = 0 लिखा हुआ है, -20 = 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x + 3y - 9, 2x - 3y - 9 = 0, एक ये लिखा है। दूसरा लिखा हुआ है 4x + 6y, 4x + 6y - 19 = 0, सॉरी 18 लिखा है, 18 = 0। ठीक है, और तीसरा लिखा हुआ है x + 2y - 4, x + 2y, x + 2y + 2y - 4 = 0 लिखा है। एक दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 2x + 4y, 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, -12 = 0। अब ये जो दो आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आपको बताना है इस समीकरण में, ठीक है, एग्जांपल लिखा हुआ है, इसे बताना है कि अद्वितीय हल है या नहीं है, मतलब इसका जो हल है, हल क्या है, हल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे सेम ऐसे ही कंडीशन से। ठीक है, ठीक है, तो मैं डाल रहा हूँ, थोड़ा स्केच बना दो। देखिए जो कोएफिशिएंट है ये मैं डाल देता हूँ, पहले थोड़ा सा जगह बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ डाल रहा हूँ, याद तो हो ही गया होगा। चलिए आपके पास सही है ना, जो इधर मैं लिख दूंगा आपको। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, पहला क्वेश्चन x -
2y इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। और इसमें चाहे समीकरण फर्स्ट लिख दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। और चलो फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। पहले का ये एग्जांपल नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर सेकंड है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड की तुलना मैं लिख दे रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की तुलना किससे करेंगे? दो इक्वेशन बननी चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है भाई, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट देखिए, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो a1 इक्वल टू कितना हो गया? थोड़ा बड़ा करके लिखूं, आप लोगों को दिखता नहीं शायद, कुछ लोग कमेंट किए थे। तो a1 इक्वल टू देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? a1 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, b1 इक्वल टू कितना है? यहाँ कोएफिशिएंट कितना है? -2 कांस्टेंट वाला टर्म्स में 0 है, c1 इक्वल टू 0, समझा गया, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले का ये दूसरा समीकरण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a2, ठीक है, नीचे लिख दूं, चलिए हम इधर कर दे रहा हूँ। a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, ठीक। b2 y का गुणा कितना है? -4, b2 इक्वल टू -4। अच्छा, c2 का गुणा कितना है? -20, ठीक है। अब मैं यहाँ कंडीशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, क्या था पहला कंडीशन? एक था a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 था, ठीक है। नॉट इक्वल टू दिख रहा है कि नहीं? मैंने ये लिखा था ना, समझा दो, सामने रहेगा तो जल्दी से हो जाएगा। इसका क्या रहेगा कि हल होगा, यूनिक होगा, मतलब अद्वितीय मैंने बताया था, ठीक है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक। दूसरा मैंने बताया था इसमें कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हल नहीं होगा, और मैंने तीसरा बताया था इसमें a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 अगर है तो अनेकों हल होते हैं, ठीक है। मैंने ये 3 चीज बताई हैं, यही आपको करना है बस, और कुछ करना ही नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या करना है, a1 अपॉन a2 निकाल लेना है। तो a1 की वैल्यू है यहाँ पे 1, a2 की वैल्यू है कहाँ? 3, ठीक। दूसरा क्या निकालना है? b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू है कितनी? -2, ठीक। और b, ठीक है, और b2 -4, ये काट देंगे, 1/2 आ जाएगा, 1/, देखिए माइनस कट गया, 2 से कम, 1/2 आ गया, ठीक है। और c1 अपॉन c2 निकाल लिया, तो c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो c1 की वैल्यू कितनी है? 0/-20 है, ठीक है। अब चेक कर लीजिए कंडीशन, तो क्या देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/3 ये बराबर आ रहा है, ठीक है। चूंकि अब लिख दीजिए, चूंकि a1 अपॉन a2 1/3 है, ठीक है। और b1 अपॉन b2 है बराबर है, बताइए बराबर है? नहीं, 1/3 है, 1/2 है, नॉट इक्वल टू, बस काम खत्म। तो नहीं है तो क्या हो गया? अद्वितीय, बस हो गया आंसर, अद्वितीय हल होगा, बस हो गया। यही चीज आपको लिखना था इसमें, ठीक है। तो आपको यही समीकरण में बताना था कि हल है कि नहीं है, तो इसमें क्या है? हल है, अद्वितीय हल है, ठीक है। क्या होगा? अद्वितीय हल है, ठीक है, अद्वितीय हल है। और जो रेखाएं होंगी कट कर रही हैं, तो जो रेखाएं हैं जब अद्वितीय हल होता है तो मैंने कहा प्रतिच्छेद करती है रेखाएं,
जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए प्रतिच्छेद करती हैं, मैंने बताया है प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हल नहीं होती है, समांतर होती हैं, रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है, बताया था। और इसमें क्या होती है, संपाती होती है, बस हो गया, लिख दो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं जल्दी शॉर्ट में लगाऊंगा, बस ये पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक, समझा गया ना। क्वेश्चन लगाना है आपको, क्वेश्चन अभी रहेगा, इसको इस तरह लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा इक्वेशन को और a2x + b2y से क्रमशः लिख दीजिए। क्रमशः मतलब कि पहले का इससे दूसरे का इससे से तुलना एवं इतने से क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है इसी सीक्वेंस में। जैसे ऐसा नहीं कि यहाँ लिखे तो यहाँ a2s कंपैरिजन कर दें, नहीं, पहले का a1 वाले से दूसरा वाला लिखा तो दूसरा वाले से करने पर, ठीक है, से करने पर, ठीक है। तीसरा में अब दूसरा क्वेश्चन आप जल्दी से बताइए क्या है क्वेश्चन, मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए 2x - 3y - 9 = 0। दूसरा क्या लिखा है 4x, देखिए 4x, जल्दी जल्दी कर लीजिए, आइए चैप्टर आपका सब कंप्लीट कर देते हैं। कल मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। 4x + 6y - 18 = 0। तो अब इतना मैं अब ये चीज आपको अपने मन से लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए a1/a2 निकाल लीजिए। a1 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 और 4, इसका 2 है कोएफिशिएंट, इसका x वाले का 4 होती कट के 1/2 आ जाएगा, ठीक है। a1/a2 बराबर आ गया 1/2 आ गया। अब क्या निकालना है आपको, b1/b2, ठीक है, b1/b2। b1 का यहाँ कोएफिशिएंट कितना है -3, यहाँ पे कितना है +6 है, ठीक है। प्लस लगाया ना, मैं चेक कर ले रहा हूँ गलती ना लिखा हो, क्योंकि फिर अदरवाइज जो है क्वेश्चन रहता है। फिर 2x प्लस देखिए यहाँ 3y देख लीजिएगा, है ना, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्लस 3/6, ये भी 1/2 आ गया, ठीक है। तो 1/2 आ गया। अच्छा, फिर c1/c2 निकाल लीजिए। c1/c2 ये माइनस -9 बटे -18, ठीक, काटेंगे तो 9 × 18 1/2 आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, चूंकि क्या आ गया a1/a2 बराबर b1/b2, देखिए 1/2 बराबर c1/c2 है। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों बराबर होते हैं, क्या होता है, अनेकों हल होते हैं। तो समीकरण के अनेकों हल होंगे, ठीक है। तो अनेकों हल होंगे, ठीक, अनेकों हल होंगे। और रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। आपको एक चीज और बता भी दे रहा हूं, देखिए संपाती में देखिए जो लिखा है ना संपाती है, दूसरा वाला आंसर जो आया, देखिए यही तो है समीकरण। देखिए 2x + 3y - 9 = 0, और दूसरा क्या है 4x + 6y - 18 = 0। देखिए दोनों में कितने का, अगर 2 से गुणा कर दे इसी क्वेश्चन में तो यही आ रहा है, नहीं आएगा, 2 × 4 2 × 6 और 2 × 18, वही क्वेश्चन। मतलब दोनों समीकरण में बस क्या होगा, एक किसी एक का गुणा, मतलब किसी कोई कांस्टेंट से गुणा होगा, ठीक है। जैसे इसको 1/2 से गुणा कर दें, यही आ जाएगी। तो रेखाएं सेम ही होगी, बस उसमें क्या क्या 2 कॉमन ले लीजिए, जिससे 2 से गुणा कर दीजिए, सभी इस क्वेश्चन में 2 से गुणा कर दीजिए, यही आ जाएगा, ठीक है। तो संपाती वाले में आपको देख के भी लगा सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस देख लीजिएगा इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो इसका देखिए 2 × 4 और 3 × 6 और 9 × 18। तो ये संपाती अपने आप तुरंत ही देखते ही पहचान लेंगे, ठीक है। और समांतर कैसे पता करेंगे, समांतर का आपको चेक करना है, मान लीजिए, ठीक है। देखिए अगला देखिए समांतर वाला भी है, देख लीजिए, यहाँ समझाई दे रहा हूँ आपको, ठीक है। समांतर वाले को देखते पता पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ क्या x का कोएफिशिएंट कितना है, x, यहाँ पे x का 2 है, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, दुगुना है और 4 गुना। और अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें, अगर 2 हटा दें, क्या आ जाएगा, x + 2y और -6 = 0। तो अगर कांस्टेंट का अंतर आ जा रहा है दोनों में, तो सीधे सीधे वो समांतर होती है। तीसरा
जो अगला तीसरा वाला क्वेश्चन है यहाँ लगा रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ लगा रहा हूँ, एक ही पेज पे लग जाएगा तो आपको दिखेगा क्या। यह देखिए x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा है आपका 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देखते ही पहचान सकते हैं चाहे तो, ठीक है, इस तरीके से आप कर ही सकते हैं। देखते ही पहचान कैसे लेंगे कि दो कॉमन अगर ले लेते, दो कॉमन अगर ले लेते तो क्या आता, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0 आता। देखिए x, लेकिन देखिए यहाँ पे लेकिन कोफिशिएंट यहाँ एक सेम हो गया, दो कॉमन लेने पे ये भी सेम हो जाता है ना, ठीक है, और यहाँ 4 और 6 आता, तो बस कांस्टेंट का अंतर अगर आ रहा था सीधे सीधे समांतर हो जाती है रेखा। और अब तरीका तो ये है ही है, करना चाहें कर लीजिए। देखिए a1 अपॉन a2 निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 1 है कोफिशिएंट, यहाँ 2 है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है अगला, b1 अपॉन b2, यहाँ कोफिशिएंट कितना 2, यहाँ कोफिशिएंट कितना गुणांक, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, 2/4 काट देंगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है, यानी ये आ गया। अच्छा, फिर c1 अपॉन c2 निकाल लीजिए, c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है -4, ठीक, बटे -12 काट दीजिए, 4 × 12 1/3 आ गया, ठीक है। तो चूंकि लिख दीजिएगा, चूंकि ऐसे लिखते हैं ना, चूंकि क्या आ रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए 1/2 तो बराबर आ गया, बराबर लगा दिया, और ये बराबर नहीं है किसके, 1/3 के नहीं है, तो क्या हो जाएंगी, इसलिए रेखाएं क्या हो जाएंगी, हल जो है इसका नहीं होगा, हल नीचे लिखिएगा, हल नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये वाला कंडीशन आ गई ना, हल नहीं होगा, और रेखाएं जो क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी, रेखाएं समांतर। तो आपको समझ आ गया। अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको ऐसे करना रहेगा, ठीक है। संगत क्या देगा, संगत का मतलब देखिए, संगत कैसे समझेगा भाई, संगत का मतलब हल होगा तो संगत बोलते हैं, ये हल है तो संगत हो गया, सीधे सीधे क्या होगा, जो दोनों पेयर हैं संगत हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी बेस्ड है, ये दोनों में क्या है, अनेकों हल है, तो ये आश्रित युग्म कहलाएगा, आश्रित कहलाएगा। ये क्या है, हल नहीं है तो क्या असंगत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, और कौन से क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन जो ऊपर टॉपिक पढ़ना है, चलिए। तो आज मैंने आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, और उससे बेस्ट मैंने एक क्वेश्चन कराया। कल मैं इसी तरीके से अब समीकरण पे जो ये टॉपिक चल रहा है, रैखिक समीकरण युक्त का ग्राफीय विधि से हल, तो ये तो हल मैंने बताया आपको तरीका। अब मैं कल ग्राफ खींच के बताऊंगा उसका हल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मैं वीडियो को लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए आपको, ठीक है। इसको शेयर करिए, और जो आपके रिलेटिव्स हों, बड़े भाई बहन हों, उनको भी बता दीजिए कि आपके चैनल पे क्लास 11 की क्लासेस चल रही हैं, और 12th क्लासेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप छोटे भाई बहन हैं तो बता दीजिएगा क्लास 9 की भी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे। अब यह है कि अल्टरनेटिव वीडियो आते हैं, तो आप नोटिफिकेशन ऑन, सब्सक्राइब करने के बाद उस पर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। लेकिन मैं जैसे मैं अभी इसके पहले 11th क्लास पढ़ा रहा था, जब वो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाता हूँ। तो अभी मैं 10th का पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 9th पढ़ाऊँ, फिर मैं इसका ऐसे जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो मेरे वीडियो अल्टरनेटिव आ रहे हैं, ठीक है, कुछ दिनों बाद। टाइम एक्चुअली मेरे पास कम है, मैं जो है अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ, आपको पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। आज 2 तारीख है, 2 जून, ठीक है, कल चुनाव हुआ, ठीक है। तो अब ये वीडियो हम अभी अपलोड करेंगे, तो देखिए किस दिन बाद आपके पास आता है, ठीक है। तो अभी क्योंकि इस पर मैं और दूसरे वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो मैं कुछ दिन बाद आपके चैनल पे आ जाएगा, मतलब मेरे चैनल पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुँचाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।